नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे। किसान रेल को लेकर बोले पीएम मोदी कि अब फल सब्जियों के भाव चढ़ने उतारने का खेल खत्म। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच बीजेपी और आरएलपी के विधायक करेंगे मीटिंग। किसी भी वक्त किसी भी करवट बैठ सकता है राजस्थान का ऊंट। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर बोला जेडीयू कि श्रीलंका में हो सकते हैं चुनाव, तो बिहार में क्या दिक्कत है, हर हालत में समय पर हो चुनाव। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की डिटेल्स में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में चुनाव हर हालत में होना चाहिए और बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या आप पीएम मोदी के काम से खुश हैं। हाँ या ना में आप हमें जरूर बताइएगा। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान रेल को लेकर बोले पीएम मोदी, फल सब्जियों के भाव चढ़ाने उतारने का खेल खत्म। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शुरू की गई किसान रेल को किसान और उपभोक्ता दोनों के लिए लाभदायक बताते हुए रविवार को कहा कि इससे फल सब्जी की कीमतें घटाने बढ़ाने का खेल खेलने वालों के लिए खेल करने के अवसर कम होंगे। मोदी हलधर बलराम जयंती पर 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष सुविधा का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करने के अवसर पर किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक और किस्त भी जारी की। मोदी ने कहा, पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र और बिहार के बीच शुरू हो चुकी है। यह रेल महाराष्ट्र से संतरा और दूसरे फल तथा सब्जियां लेकर बिना समय गंवाए बिहार पहुंचेंगी और वहां से लीची तथा दूसरे फल सब्जियां और मछली लेकर महाराष्ट्र लौटेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा, इस तरह की सुविधाओं से खराब मौसम या दूसरे प्रकार के संकट के समय शहरों में ताज़ा फल सब्जी की कमी नहीं होगी और कीमत का खेल खेलने वालों के लिए खेल का मौका कम हो जाएगा। उन्होंने पूर्णतः वातानुकूलित किसान रेल को रेल लाइन पर दौड़ता कोल्ड स्टोरेज बताते हुए कहा, इससे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादकों की सुरक्षित ढुलाई के लिए साथ साथ भाड़ा कई गुना कम होगा और इससे शहर के उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस रेल का फायदा रास्ते में पड़ने वाले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के छोटे किसानों को भी होगा, जो इसके माध्यम से बड़े शहर के बाजारों से जुड़ेंगे। इससे किसान दूध और फल सब्जी का उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित होंगे। गौरतलब है कि बजट घोषणा के अनुसार पिछले दिनों पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक 30 अगस्त तक चलाई जा रही है। यह रेल हर शुक्रवार देवलाली सुबह 11 बजे चलाई जा रही है और लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा करीब 32 घंटों में तय करके अगले दिन शाम 6:45 पर दानापुर पहुंचती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान सियासी खींचतान के बाद बीजेपी और आरएलपी के विधायक करेंगे मीटिंग। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी खींचतान जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान में उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों की 11 अगस्त को अहम बैठक होने वाली है। यह बैठक जयपुर के क्राउन प्लाजा होटल में 11 अगस्त को शाम 4 बजे होगी। आगामी 14 अगस्त से शुरू हो रही विधानसभा के महत्वपूर्ण सत्र से पहले यह बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में बीजेपी के विधायकों के अलावा हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के विधायक भी हिस्सा लेंगे। विधानसभा सत्र तक राजस्थान में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा को लेकर बैठक आयोजित की जाएंगी। बीजेपी और आरएलपी विधायक 11 अगस्त से 14 अगस्त तक जयपुर के क्राउन प्लाजा होटल में रहेंगे। बता दें कि बीजेपी और आरएलपी विधायकों की बैठक जयपुर में उस दिन हो रही जब कांग्रेस में शामिल होने के लिए बसपा छोड़ने वाले 6 विधायकों के मामले की सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में होगी। बता दें कि राजस्थान में सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने अपने विधायकों को गुजरात पहुंचा दिया है। राजस्थान के 6 बीजेपी विधायक चार्टर्ड प्लेन से गुजरात के पोरबंदर पहुंचे थे। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया है। कहा जा रहा है कि सत्र में कांग्रेस सरकार विश्वास मत प्रस्ताव पेश कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर बोला जेडीयू, श्रीलंका में चुनाव हो गया तो बिहार में क्या दिक्कत है, हर हाल में समय पर हो चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू ने फिर विदेशों में हुए चुनाव का जिक्र किया है। जेडीयू अब कह रहा है कि जब श्रीलंका में चुनाव हो गए तो बिहार में इलेक्शन होने में क्या दिक्कत है। जेडीयू ने कहा है कि बिहार में तय सीमा पर ही चुनाव होने चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी का बयान। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार में समय पर होने चाहिए चुनाव। जेडीयू मुख्य चुनाव आयुक्त के इस फैसले के साथ है। चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है और ये कोई राजनीतिक दल तय नहीं कर सकता है कि बिहार में समय पर चुनाव नहीं होने चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि पिछले सप्ताह श्रीलंका में चुनाव हो गए, 70% वोटरों ने वोट डाला। जब श्रीलंका में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। पिछले 2 महीनों में दुनिया के आधे दर्जन देशों में चुनाव हुए हैं। सिंगापुर से लेकर दक्षिण कोरिया जैसे राज्यों में चुनाव हो गए हैं। त्यागी ने कहा कि अमेरिका के 6 राज्यों में चुनाव हुए हैं। अमेरिका का फ्लोरिडा
प्रांत कोरोना वायरस के साथ साथ बाढ़ का भी सामना कर रहा है, फिर भी वहां चुनाव हुए हैं। जब उन देशों में चुनाव हुए हैं तो बिहार में चुनाव होने में क्या दिक्कत है? चुनाव का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्हें हार का डर सता रहा है। बिहार में चुनाव होने में कोई दिक्कत नहीं है। त्यागी ने कहा कि ये चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है कि वह समय पर बिहार चुनाव कराए। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से राय मांगी है। पहले 31 जुलाई तक राय देने को कहा गया था, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि वह 11 अगस्त तक राजनीतिक दलों से सुझाव प्राप्त करेगा। हालांकि आरजेडी से लेकर एलजेपी जैसी पार्टियां पहले ही चुनाव आयोग को अपना लिखित सुझाव दे चुकी हैं, जिसमें कोरोना की हालत को देखते हुए चुनाव को टालने का आग्रह किया गया है। आरजेडी ने तो यहां तक कह रखा है कि अगर चुनाव हुए और उसे पारंपरिक तरीके से प्रचार करने का मौका नहीं दिया गया तो वह चुनाव का बहिष्कार करेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, प्रधानमंत्री 15 अगस्त को आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा करेंगे प्रस्तुत। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि बड़ी हथियार प्रणालियों का निर्माण अब भारत में होगा। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बड़े एवं कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। बता दें कि आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 101 हथियारों और सैन्य उपकरणों के आयात पर 2024 तक के लिए रोक लगाने का ऐलान किया। इन उपकरणों में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान, पारंपरिक पनडुब्बियां और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। सिंह ने ट्विटर पर इसकी घोषणा करते हुए अनुमान लगाया कि इन निर्णय से अगले 5 से 7 साल में घरेलू रक्षा उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके मिलेंगे। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत आह्वान को आगे बढ़ाते हुए घरेलू रक्षा विनिर्माण को तेज करने के लिए अब बड़े कदम उठाने को तैयार है। अधिकारियों के अनुसार 101 वस्तुओं की सूची में टोयड आर्टिलरी बंदूकें, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, तटीय गश्ती जहाज, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली, अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत, फ्लोटिंग डॉक, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर और कम दूरी के समुद्री टोही विमान शामिल हैं। सूची में बुनियादी प्रशिक्षण विमान, हल्के रॉकेट लॉन्चर, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जहाजों के लिए सोनार प्रणाली, रॉकेट दृश्यता की सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, अस्त्र MK1, हल्की मशीन गन व आर्टिलरी गोला बारूद और जहाजों पर लगने वाली मध्यम श्रेणी की बंदूकें भी शामिल हैं। सिंह की घोषणा रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद नीति के मसौदे के 1 सप्ताह के बाद सामने आई है। मसौदे में रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक रक्षा विनिर्माण में 1.75 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान लगाया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हिफाजत हर किसी की मालिक करता है, हवा भी चलती है और दिया भी जलता है। संजय रावत को बिहार डीजीपी का जवाब। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सियासत का दौर जारी है। शिवसेना नेता संजय रावत ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर तीखा हमला बोला था। उन पर बीजेपी कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया था। अब बिहार डीजीपी ने रावत को शायराना अंदाज में जवाब दिया है, जो वायरल हो रहा है। गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट कर लिखा, जीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम जनता की सेवा की है। मुझ पर बहुत तथ्यहीन अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब देना उचित नहीं। उन्होंने आगे लिखा, हिफाजत हर किसी की मालिक बहुत खूबी से करता है, हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जितनी भी गाली दो, लेकिन सुशांत को न्याय चाहिए। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर संजय रावत ने बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने सुशांत केस के बहाने बिहार और केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। यही नहीं, रावत ने बिहार के डीजीपी पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि बिहार डीजीपी भाजपा प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। संजय रावत ने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे द्वारा महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ टीवी पर इंटरव्यू देना पूरी तरह गलत है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पांडे बक्सर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतारने की धमकी दी थी, इसलिए उनकी योजना काम नहीं आई। इस बार फिर बिहार विधानसभा के चुनाव में शाहपुर सीट से चुनाव लड़ने की फिराक में है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में उनके पिता द्वारा पटना में FIR दर्ज कराने के बाद बिहार सरकार ने मामले को CBI को ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। बाद में केंद्र ने मामला CBI को सुपुर्द कर दिया। अब CBI ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज किया है और उनसे पूछताछ कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच 8.5 करोड़ किसानों को सौगात,
पीएम मोदी ने दिए 17,000 करोड़। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्तीय सुविधाओं का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम किसान योजना की अलग अलग सुविधाओं का ऐलान किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हल्प षष्ठी है, भगवान बलराम की जयंती है। सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर किसान साथियों को हल छठ की, दाऊ जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हल षष्ठी और भगवान बलराम की जयंती के बेहद पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर। प्रधानमंत्री ने कहा, 8.5 करोड़ किसानों परिवार के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हुए भी मुझे बहुत संतोष हो रहा है। संतोष इस बात का है कि इस योजना को जो लक्ष्य था वो हासिल हो रहा है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं। योजना के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री ने कहा, इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, एफपीओस को वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। पहले ई नाम के जरिए एक टेक्नोलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज पीएम किसान योजना के अंतर्गत देश के 8.5 करोड़ किसान के खाते में 17,000 करोड़ रुपए सहायता राशि ट्रांसफर की गई व एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की विशेषतापूर्ण सुविधा भी शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस कदम के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्त पोषण सुविधा को शुरुआत करने व पीएम किसान के तहत 17,000 करोड़ की लागत पर 8.5 करोड़ किसानों के लिए सहायता राशि जरूर करने पर पीएम नरेंद्र मोदी जी को बधाई व धन्यवाद देती हूँ। किसान को सशक्त बनाने की दिशा में यह एक दृढ़ कदम है। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को एक और झटका, चीनी सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, चीन को विभिन्न आर्थिक मोर्चों पर पटकनी देने के बाद मोदी सरकार ने पड़ोसी देश को एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि चीन से आने वाले कई तरह के सामान को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है और अब कई चीजों पर आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि 3 साल के निर्यात और आयात के आंकड़ों के आधार पर किए जा रहे एक अध्ययन के अनुसार पता चलता है कि चीन का 70% निर्यात 10 क्षेत्रों से संबंधित है। इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिकल मशीन व उपकरण भी शामिल हैं, जो चीन के कुल निर्यात में 671 अरब डॉलर यानी 26.9% का योगदान देता है। इसके अलावा कंप्यूटर समेत मशीनरी का निर्यात में 10.70% यानी 417 अरब डॉलर का योगदान है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने CII के कार्यक्रम में कहा कि खासकर स्मॉल इंडस्ट्रीज में घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत को उन सेक्टरों में आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार करना होगा जिनमें हमारी आयात पर अत्यधिक निर्भरता है। नितिन गडकरी ने कहा कि शायद आपको यह अच्छा नहीं लगे, लेकिन कुछ मामलों में हमें आयात शुल्क बढ़ाना ही होगा। जब तक हम चीन की तरह उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारी लागत कम नहीं होगी। इसलिए हमें ड्यूटी बढ़ानी होगी और भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने उद्योग से आग्रह किया कि वे महानगरों और विकसित शहरों से परे ग्रामीण, दूर दराज और आदिवासी क्षेत्रों में उद्यमों का एक नेटवर्क बिछाने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि उन्हें इससे दुख होता है कि उद्योग निकायों का 90% ध्यान बड़े शहरों और महानगरों में प्रमुख उद्योगों पर है। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार छोटे उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए एक योजना पर काम कर रही है। इससे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों को लाभ होगा। उन्होंने उद्योगों से अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने के लिए सलाह और सुझाव देने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार ने का पूरा सहयोग करेगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। विधायकों का फोन टेपिंग कांड गहलोत सरकार के लिए बना मुसीबत, विधायकों ने जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के ही 19 विधायकों की बगावत के चलते सरकार बचाने को लेकर जूझ रही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के सामने नई मुसीबत उत्पन्न हो गई है। जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में ठहरे गहलोत खेमे के विधायकों के फोन टेपिंग की सूची सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस की आंतरिक राजनीति तेज हो गई है। इस सूची में जिन विधायकों का नाम है उन्होंने जमकर नाराजगी जताई है। सूत्रों के अनुसार
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे व चारों राष्ट्रीय सचिवों की मौजूदगी में इन विधायकों ने अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि वे खुलकर सीएम गहलोत के साथ हैं, फिर उनके फोन टेप कराना गलत है। उन्होंने अपनी नाराजगी पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल तक भी पहुंचाई। इन विधायकों ने जैसलमेर से जयपुर जाने तक की चेतावनी दे दी। हालांकि वेणुगोपाल व अविनाश पांडे द्वारा की गई काफी मान मनोबल के बाद ये विधायक वहीं रुकने के लिए राजी हुए। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा की गई समझाने के बाद स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने मीडिया में एक बयान जारी कर कहा कि फोन टेपिंग की बात गलत है, यह अफवाह भाजपा ने फैलाई है। इस सूची में धारीवाल का भी नाम है। इनमें से एक विधायक ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सोशल मीडिया पर सूची जारी होने के बाद हमने अपने संपर्क के आला पुलिस अधिकारियों से सच्चाई पूछी तो उन्होंने सभी विधायकों पर खुफिया पुलिस द्वारा निगरानी रखे जाने की बात कही। अधिकारियों ने फोन टेपिंग की बात का खंडन भी नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार फोन टेपिंग का मामला कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तक पहुंच गया है। फोन टेप किए जाने वालों की सूची में शामिल विधायक जैसलमेर में गहलोत खेमे की हैं, लेकिन ये वही विधायक हैं जिन पर गहलोत समर्थकों को शक है कि ये पाला बदलकर सचिन पायलट खेमे में जा सकते हैं। फोन टेपिंग की सूची में विधायक बलजीत यादव, जाहिदा और रोहित बोहरा का नाम है। ये तीनों ही पायलट के संपर्क में रहे हैं, हालांकि अब गहलोत खेमे में हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बीजेपी आलाकमान को कार्यकर्ताओं की राय, कोरोना काल में टाल दे चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव कब होंगे, इसको लेकर बीजेपी में काफी वक्त से माथापच्ची चल रही है। कोविड-19 से पैदा हुए हालात, उसके बाद बाढ़ की स्थिति में चुनाव कराने में क्या दिक्कतें होंगी, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने केंद्रीय आलाकमान को बताया है कि बिहार में हालात चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है। बताया जा रहा है कि अधिकांश नेता और कार्यकर्ता बिहार में चुनाव टालने के पक्ष में हैं। इससे पहले बीजेपी ने बिहार के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक ऑनलाइन सर्वे भी कराया, जिसमें इस बात की जानकारी मांगी गई थी। पहला, महामारी के बीच चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं। दूसरा, बिहार वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की क्या राय है। तीसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ बिहार के लोगों को मिला है या नहीं। और चौथा, क्या बिहार में चुनाव कराने का कोई वैकल्पिक रास्ता है। बताया जा रहा है कि अधिकांश नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस ऑनलाइन सर्वे में बताया है कि बिहार में इस वक्त चुनाव कराने का माहौल नहीं है और ऐसे में चुनाव टाल दिया जाना चाहिए। कुछ नेताओं व कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि कोविड-19 महामारी और बाढ़ के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम ठीक नहीं रहा है और ऐसे में अगर इस वक्त चुनाव कराए गए तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। बिहार में जिलावार कराए गए इस ऑनलाइन सर्वे के जरिए बीजेपी आलाकमान यह जानने की कोशिश कर रही है कि बिहार में महामारी और बाढ़ के बीच चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं। बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है। अगर राज्य में तय समय पर चुनाव करवाना है तो चुनाव की अधिसूचना सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ही जारी करनी होगी। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियां तो करवा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण और बाढ़ की स्थिति ने उसके सामने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। राइफल से मिसाइल तक आत्मनिर्भर, अब भारत घर में बनाएगा ये 101 घातक हथियार। जी हां दोस्तों, असॉल्ट राइफल, आर्टिलरी गन, रडार, हल्के जंगी हेलीकॉप्टर, ये उन रक्षा उपकरणों की सूची है जो भारत कुछ महीने पहले तक दूसरे देशों से मंगाता था, लेकिन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए भारत ने ऐसे 101 रक्षा सामानों के आयात पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी सेना को अब ये उपकरण नहीं मिल पाएंगे, बल्कि भारत अब अपनी जरूरत के इन सामानों और हथियारों को खुद बनाएगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित ये रोक चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2025 तक लागू होंगे। दिसंबर 2020 से 69 उपकरणों के आयात पर रोक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अपने एक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। पीएम की इस अपील पर काम करते हुए सैन्य मामलों के मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने 101 सामानों की लिस्ट बनाई है और इनके आयात पर रोक लगाई है। 101 उपकरणों और हथियारों की सूची में से 69 के आयात पर तो दिसंबर 2020 से ही रोक लग जाएगी। रक्षा मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही भारत अब आर्टिलरी गन, जमीन से हवा में मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलें, शिप से जोड़ी जा सकने वाली क्रूज मिसाइलें, असॉल्ट राइफल, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार, बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का आयात नहीं करेगा। नई रक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन्हें अपने देश में ही बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आयात पर रोक लगाने से पहले इस पर मंथन किया गया है कि सेना की ऑपरेशनल एक्टिविटी प्रभावित ना हो और इन सामानों को तय समय सीमा के तहत भारत में ही तैयार किया जा सके। दिसंबर 2021 के बाद भारत व्हील्ड आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल, लाइट मशीन गन, असॉल्ट राइफल, माइन एंटी टैंक, माइन एंटी पर्सनल ब्लास्ट,
ग्रेनेड जैसे उच्च तकनीक की आयात पर भी रोक लगा देगा और इसका देश में ही उत्पादन शुरू कर देगा। दिसंबर 2022 तक भारत अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, हल्के रॉकेट लॉन्चर के आयात पर रोक लगा देगा। दिसंबर 2023 तक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7C बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के आयात पर रोक लगाने वाला है। दिसंबर 2024 से भारत छोटे जेट इंजन के आयात पर प्रतिबंध पर भी रोक लगा देगा। दिसंबर 2025 से भारत लंबी दूरी के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की खरीदारी भी रोक देगा। सेना की कार्यक्षमता प्रभावित न हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने की योजना को 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि किसी भी हालत में सेना की कार्यक्षमता प्रभावित ना हो। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।